तो बच्चों सबसे पहली बात, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, मेनली दो पोर्शन है, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला पार्ट है अपना रिफ्लेक्शन और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इन दोनों से मिलाकर के फाइनली एक तीसरा पार्ट और बनेगा जिसे अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करने वाले हैं रिफ्लेक्शन से। हाँ बालक, यही क्लास है श्याम। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं पहला सवाल आप लोगों से थोड़ा बहुत पूछना चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, देखो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लेकिन इसमें एक ज़रूरी वर्ड है, उसे ऐड जरूर करना, इन सेम मीडियम। मीडियम की बात बताना ज़रूरी है। अगर उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट गई है, उसी मीडियम में अगर लाइट वापस आ जाती है तो उसे अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। बस रिफ्लेक्शन का फिक्स रूल है। कहीं पे भी ऐसा हुआ कि लाइट रे अगर सेम मीडियम में वापस आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। दूसरा पॉइंट, कुछ और इसके बारे में जानते हो? देखो, जब भी ये किसी सरफेस से टकराएगी तो कांटेक्ट सरफेस का जो भी नॉर्मल लाइन होगा, कांटेक्ट सरफेस, जैसे मान लो ये कांटेक्ट सरफेस है और इसका नॉर्मल लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही होगा नॉर्मल लाइन। तो ये लाइट रे हमेशा और हमेशा इस नॉर्मल लाइन से सेम एंगल क्रिएट करेगी। एंगल आई इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो क्या ये हमेशा होता है? हाँ, हमेशा होता है। अगर सरफेस कुछ ऐसे भी है, रफ सरफेस भी है, तो ये लाइट रे आई कुछ ऐसे निकल गई, दूसरी लाइट रे आई कुछ ऐसे निकल गई, तो अब आपको लग रहा होगा देखने में कि हो सकता है यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, बट बिल्कुल हो रहा है बेटा। कॉन्टैक्ट सरफेस से नॉर्मल बनाकर देखो, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, कॉन्टैक्ट सरफेस से नॉर्मल बनाओगे तो हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ट्रू होगा। तो मतलब ये आपको हमेशा याद रख लेना है कि रिफ्लेक्शन है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा और हमेशा होगा ही होगा, चाहे कैसा भी सरफेस एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसे मूव कर देते हैं। ठीक है, कैसा भी सरफेस एग्जिस्ट करता हो। तीसरी बात यहाँ पर, थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाइन, ये तीनों सेम ही प्लेन ऑफ पेपर पे एग्जिस्ट करेंगे। ये कहीं दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि समझो, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल लाइन ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तीनों एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्लेन पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? ऑन सेम प्लेन। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। नॉर्मल रे नहीं होता, नॉर्मल लाइन होता है। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट लिखने की श्रद्धा हो तो प्लीज लिखो। यहाँ पर लिख देना ऑलवेज फॉर एनी सरफेस। रिफ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे जब सेकंड सेक्शन यूज स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन। इजी।
आप लोगों में से कितने बच्चे जिन्होंने 10th में मुझसे ऑप्टिक्स पढ़ रखी है? बहुत सारे हो। चलो, कुछ चीज़ें तो तुम्हें पहले से पता होगी, आइडिया होगा, और कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा। छाप लिया? इसके बाद बच्चों एक्चुअली में टॉपिक वाइज एक टॉपिक आता है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, ठीक है, जो मैं अभी ना करवा के इस चैप्टर के बिल्कुल एंड टॉपिक में लेने वाला हूँ, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि एनसीईआरटी से वो टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हो जिनके वो चीज़ यूज़ नहीं आएगी, तो जिनके यूज़ आएगी मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊँगा वो, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल। तो अभी उठाते हैं हम लोग स्फेरिक रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। टॉपिक डालो, स्फेरिकल सरफेसेस। तो बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब है इस स्फेरिकल सरफेस का, क्या होता है ये, क्या होता है, कभी देखा है? दो टाइप के मिरर्स भी पढ़े थे आप लोगों ने, जैसा कि आप सबको याद होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। हाँ याद है, हाँ। चलो, तो देखो स्फेरिकल मिरर एक कॉमन बड़ी इजी सी चीज़ है बच्चों। एक स्फेयर का सेक्शन, अगर एक स्फेयर हो बच्चे, एक स्फेयर हो, उसका कोई भी एक सेक्शन काट दें, ध्यान रखना है सर्किल नहीं है, स्फेयर है, ठीक है ना, पूरी बॉल है ये, इसका एक सेक्शन अगर मैं कट कर दूं, मतलब एक सेक्शन कट करके मैं बाहर निकाल लूं कुछ ऐसे, यहाँ से मैंने कट कर दिया इसे, ठीक है, मतलब इतना सरफेस मैंने काम में लिया, तो ये एक स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। पर एक बात सोच के बताओ, क्या इस स्फेरिकल मिरर का या इस स्फेयर का कहीं ना कहीं एक सेंटर तो एग्जिस्ट करता होगा? जहां सेंटर एग्जिस्ट करता होगा उसी को हम लोग नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने किसी भी टाइप के स्पेशल टाइप के मिरर की बात नहीं की, जहां पर इस आइडियल स्फेयर का, रियल में तो आपको पूरा स्फेयर नहीं दिखेगा, आइडियल स्फेयर का सेंटर एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को आप क्या बोलते हो, आर। रीजन एक्चुअली में यही तो रेडियस भी है, इसी वजह से आप इसे आर भी बोलते हो। इसे सी से भी डिनोट करते हैं, 2f से डिनोट मत करना, ठीक है, 10th में बोलता था मैं 2f कर सकते हो, अब मत करना 2f, ठीक है, सी या आर, क्लियर। अब बात होती है कि इसको पॉलिश करें, पॉलिश करेंगे तो ये किस टाइप के मिरर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इस तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये बताओ रे ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंस कर सकती है? अब पीछे की तरफ से तो कोई मतलब नहीं है, इस तरफ से इंसिडेंट करेगी। सोचो आप ऐसे जा रहे हो तो क्या ये शेप आपको एक केव जैसा शेप दिख रहा है, तो क्या नाम देंगे, कॉनकेव, ठीक है। तो इस टाइप का जो मिरर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या ये इमेजिनेशन बन पा रही है दिमाग में, ये कैसा दिख रहा होगा आपके, कढ़ाई या फिर तवे जैसा, एग्जैक्टली 3D डायग्राम है ना, तो ये इस तरीके से शेप होगा इसका पूरा, ठीक है ना, तो या तो आपकी कढ़ाई या तवे जैसा ये डायग्राम होगा, क्लियर है। एक वर्ड पढ़ा था मैंने, अपर्चर, मुझे कहीं से याद आ रहा है 10th में, है ना, क्या होता था ये अपर्चर? हाँ बेटा, क्या, हाँ, और कोई, इसको लेके सब ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इस सरफेस को उठाकर ऐसे इसका फ्रंट व्यू देखूं, मुझे कैसा दिख रहा होगा ये, तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा ना बच्चे, तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो उस मिरर को फ्रंट से देख रहा हूँ, एग्जैक्टली फ्रंट से, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो सर्कल बन रहा है ना, इस सर्कल के रेडियस को हम लोग अपर्चर कहते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये सर्कल का रेडियस वेरिएबल है, अगर मैंने थोड़ा सा आगे से काटा तो ये सर्कल बड़ा हो जाता, और आगे से कट करता और बड़ा हो जाता, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर। प्लीज़ नोट देम आउट। सबसे पहले दो चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है? बस इसी को अंदर की तरफ से पॉलिश कर दो, तो एक बाहर वाला सरफेस जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। मैंने यहाँ पर एक चीज़ मना की है, अगर आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लेना, इसको 2F से डिनोट मत करना। किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अरे बेल, सिंपल। ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ऐसे बना लेना इसका फ्रंट व्यू किसी ने। हाँ गरिमा बोलो, कुछ मैसेज किया क्या उसने? सर इस सर्कल का रेडियस अपर्चर बोला। हाँ लिखा तो है मैंने यहाँ पर अपर्चर। देखो ये वाला सेक्शन बच्चे, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसका फ्रंट व्यू देखा है। मतलब जो सेक्शन कट किया था ना अपन ने, मतलब इस मिरर को ऐसे उठाया और ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझे तो एक सर्कल ही दिख रहा होगा ना। ये है सेक्शन स्फीयर का मान लेते हैं, लेकिन मुझे तो एक सर्कल दिख रहा है, तो इस सर्कल के रेडियस को मैंने अपर्चर कहा था। ठीक है, डन। अब पुरानी बातें थोड़ी सी और पूछता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता था? हाँ बेटा, हाँ हाँ, टू द पोल, वेरी गुड, यही बताया था। एक तो टीचर को और बदनाम कर दो, मैंने पोल बोला था। हाँ, इमेजिनरी लाइन होती है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सी बात लिखो, नॉर्मल लाइन ये क्या होता है, पहले ये लिखते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे। पहली बात, अच्छा इससे पहले नॉर्मल समझ में आ गया था क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड क्रॉसिंग द बॉडी। तो यहां पर लिखो नॉर्मल लाइन और इसकी डेफिनेशन लिखो, एन इमेजिनरी लाइन, an imaginary line which passes through center of curvature, an imaginary line which passes through center of curvature and crossing the mirror is known as मतलब मान लेते हैं इसका सेंटर यहां पर कहीं पे एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं सेंटर कहीं पे यहां पे एग्जिस्ट करता है, तो हर वो लाइन जो सेंटर से पास होकर के मिरर को क्रॉस कर रही है वो सब क्या है? नॉर्मल लाइन। ये बात मैं कोई नई बात नहीं बता रही, ये भी 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था, चैप्टर था मैथ्स में। तो बेटा सर्कल, एक मिनट के लिए अगर एक सर्कल समझे तो सर्कल के लिए जो भी नॉर्मल लाइन होती है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करती है, अगर आपको याद हो तो। मैंने वही चीज़ बताई है आपको, ठीक है ना। अब ज़रा सोचो, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आपने क्या बोली थी? क्या इससे मिलती जुलती सी नहीं है? क्या है डेफिनेशन, ज़रा बताओ। एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड क्रॉसिंग द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। पोल मत बोलना, रीजन पोल खुद प्रिंसिपल एक्सिस से डिफाइन होता है, ठीक है। पोल बोलना अच्छी बात नहीं है। तो देखो यही जो नॉर्मल लाइन मैंने बनाई ना, ये सारी नॉर्मल लाइन आप जितनी बना सकते हो सबकी सब प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगे। पर क्या होता है, हमारे दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है
कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नाम पे क्या समझ आता है, वो लाइन जो मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करती हो। तो मान लो तुम लोग इसे कह देना प्रिंसिपल एक्सिस, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है चलो, तुम लोग इसे कह देना प्रिंसिपल एक्सिस, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, ठीक है। समझ आया प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? पक्का? अच्छा, मैं इस बात को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। एक और बात, क्या हो गया भाई? वो पीछे उधर ऐसे टेंशन में बैठा बंदूक लेके बस अब गोली मार दूंगा, क्या हो गया? नहीं आ रहा समझ में? चलो, वो पुरानी चीज़ें हिट कर रही होगी बार बार, है ना? नहीं, ये गलत बता रहा है ये आदमी। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि पुरानी भूल जाओगे तो बेटर रहेगा, नहीं भूलोगे तो नुकसान करेगा तुम्हें, ठीक है। फिर दो अलग अलग चीज़ें रह जाएगी दिमाग में। अच्छा, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम एक नाम देंगे पोल। इस पॉइंट का नाम क्या होता है? पोल। कौन सा पॉइंट? जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर आर इंटरसेक्टिंग। तो अच्छा चलो, इनकी डेफिनेशन आप लिखते चलो। नॉर्मल लाइन लिख लिया, उसके बाद अगला लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सेम डेफिनेशन चिपका दोगे नॉर्मल लाइन वाली? और अगर तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा लिखने की इच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग तो बात गलत है, बाकी तुम्हारी इच्छा है तो लिख दो डिवाइडिंग द मिरर इन टू इक्वल हाफ्स, लास्ट में लिख देना उसी में। ठीक है, लिख लिया प्रिंसिपल एक्सेस। इसके बाद लिखो पोल। पोल, तो पोल की क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। It is the intersection point of mirror and principal axis. ठीक है। अच्छा, फोकस को डिफाइन कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं यही सुनना चाहता था एक्चुअली, मेरा बहुत मन था कि मैं सुनूं कहीं से किसी के मुंह से। हाँ, और कोई? हाँ, वेरी गुड, मैं यही सुनना ही चाह रहा था एक्चुअली, मैं मेरे को बड़ा मन था ये सुनने का। यही है डेफिनेशन तुम्हारी भी? तो देखो, ये बात जो आपको 10th में बताई गई ये पूरी तरह गलत है ठीक है, कि मिड पॉइंट नहीं होता फोकस। तो ये क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग अब। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है। पहले तो फोकस की डेफिनेशन लिखो। फोकस बेटा कभी भी इसका मिड पॉइंट और इनसे डिफाइन नहीं होता। फोकस डिफाइन होता है, पहले समझ लेते हैं, कि जब भी कोई पैरेलल लाइट रे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाती है और मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा फोकस। और ये अकेला एक ही रे नहीं कर रही होती, सारी रेज इसी पॉइंट से पास होती है, ठीक है। और सिर्फ कॉनकेव मिरर में नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। तो अपीयर टू बी मीट, तो लिखो, मैं क्या लिखवा रहा हूं, व्हेन लाइट रे मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when light ray moving parallel to principal axis are meeting or appear to be meeting is known as focus point। अच्छा, मैंने आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया था, नहीं किया था? आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब बीच में अपनी लैंग्वेज बनाकर आफ्टर रिफ्लेक्शन डाल देना। आफ्टर रिफ्लेक्शन आर मीटिंग और अपीयर टू बी मीटिंग इज नोन एज फोकस पॉइंट। तो कोई बता सकता है क्या फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है?
नहीं पता? कोई और? किसी को नहीं पता? हाँ, वेरी गुड। F इज इक्वल टू 2r, ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाया यार। रेडियस का डबल होता फोकस। हाँ तो फिर ये तो यार बहुत ज़्यादा गलत बात हो गई थी। F इज इक्वल टू 2r। चलो, तो टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा डेरिवेशन नहीं है अनुज, डेरिवेशन करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड, क्या बोला था मैंने? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ध्यान इसकी तरफ बढ़ गया था मेरा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, इनके बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। चलो, ये डेरिवेशन हम लोग दो तरीके से करेंगे। लेट अस सपोज ये मेरा मिरर और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट मेरा सेंटर R, और मुझे बस ये देख के बता देना दोनों लाइट रे पैरेलल लग रही है। कंफर्म? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट से ऐसे पास हुई। तो याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताया था, रिफ्लेक्शन का एक रूल है, क्या? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ी है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। वो कभी गलत नहीं हो सकता, मतलब एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R। इसके लिए भी चेक करें। तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लाइट रे ली, वाइट कलर ले लेता हूँ। इसमें यार वो डॉटेड लाइन नहीं है, गड़बड़ है। तो मान लिया बेटा ये क्या है, एक नॉर्मल लाइन। ठीक है, एक नॉर्मल लाइन। ये वैसा ही काम किया मैंने। जैसे भारत में क्या होता है कि अगर पानी खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है, जानते हो ना खतरे का निशान जैसे नदी में या उसमें लगाया जाता है, तो हम लोग टेंशन कम करने के लिए खतरे का निशान ऊपर कर देते हैं, टेंशन कम हो जाती है उससे। फिर घबराने की कोई बात नहीं, खतरे का निशान और ऊपर कर दिया गया है। तो ये वही बात है। अब मेरा डायग्राम ऐसे भाग रहा था तो मैंने कहा चलो रेडियस ही आगे कर देते हैं। चलो, तो बेटा ये बात आप सबको समझ आ रही है। अगर ये वाला एंगल I होगा, अगर ये एंगल I होगा इंसिडेंस, तो ये भी एंगल I के बराबर होगा, हाँ या ना? होगा। और ये एंगल I बच्चे, तो क्या ये भी एंगल I होगा? सर क्या बातें कर रहे हो आप, क्यों होगा? Z बन रहा है, पैरेलल लाइट रे थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? ये एंगल I होगा। तो कैन आई सपोज, मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो देखो एक बात आपको समझ में आ रही है, ये एंगल I और ये भी एंगल I, और ये पूरा एक ट्राइंगल। मैं सबके नाम दे देता हूँ तो थोड़ा सा समझने में ईजी होगा आप लोगों को। इसका नाम तो था ही C या R, जो भी देना है। इसका नाम F था ही, फोकल पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं, ये तो P है मेरा, इसको M दे देते हैं और इसको A दे देते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या MFC ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा? क्यों? किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके रेस्पेक्टिव या अल्टरनेट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप कभी भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बेटा ये दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। अगर मैंने सी से यहाँ तक एक नॉर्मल ड्रॉप की थी तो क्या आप सबको समझ आ रहा है ये नॉर्मल एक रेडियस ही तो होगा, और ये इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाली लेंथ ए सी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू आर बाई टू होगा। बोलो क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं सी एफ की लेंथ निकालना चाहता हूँ। तो देखो सी एफ और ए सी में कोई रिलेशन होगा क्या? साइन क्यों बेटा? ये तो हाइपोटेनियस हो गया परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, तो सी एफ हाइपोटेनियस है और ये वाला बेस हो गया। तो देखो ए सी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस, एंगल आई है तो कॉस आई। ठीक है, और ए सी की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है? आर बाई टू। कॉस आई को नीचे ले आए, यहां क्या बचा? सी एफ। बोलो एग्री करते हो? ठीक है, अगर मुझे सी एफ मिल गया तो देखो मैं सारी डिस्टेंसेस हमेशा और हमेशा पोल से कैलकुलेट करूंगा। तो पोल से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। कैसे? सी से पी तक की तो डिस्टेंस मुझे पहले से पता है, कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गया था, ये इक्वेशन 2 हो गया मेरे पास, और अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट आगे। सी पी इज इक्वल टू आर, और सी पी कैन बी रिटन एज सी एफ प्लस पी एफ, दैट इज इक्वल टू आर। सी एफ की वैल्यू यहां से निकाल ली अपन लोगों ने, कितना आया? आर बाई टू कॉस आई प्लस पी एफ इज इक्वल टू आर। और बेटा यहां से पी एफ यानी कि फोकल लेंथ अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है? आर माइनस आर बाई टू कॉस आई। ये होती है फोकल लेंथ की वैल्यू। और तुम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हो? आर बाई टू, आर बाई टू। हाँ गुड़िया, हाँ क्या? हाँ देखो मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना सा समझाऊंगा। एक्सियल रे तुम सही बोल रहे हो एक्चुअली में, पैरा एक्सियल जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल सही है। पैराक्सियल जो तुम प्रोनाउंस कर रहे हो ना, पैरा एक्सियल, उसका मतलब ये है कि इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से वो तभी पास कर सकती है जब वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हो, सेम ही एक्सिस का लॉन्ग भी हो। पैरा एक्सियल बोला जाता है उसे। जैसे अब ये तो 3D फिगर था ना, तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, या फिर ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लाइट रे इधर से गई, ऐसे गई इस मिरर पे, तो वो इधर से इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को कॉमन सेंस से समझो कि ये लाइट रे इधर से गई इसके पैरेलल, तो इधर से इंटरसेक्ट करेगी। अगर एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल गई तो इधर से इंटरसेक्ट करेगी। वो सब सेम प्लेन में होने चाहिए, याद आ रहा है? तो ये वही बात बता रहा है जो मैंने आपको बोला था, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है, पैरा एक्सियल। तो देखो नॉर्मल लाइन क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दूसरी लाइट रे जो इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड, ये तीनों सेम प्लेन में नहीं है, मतलब गड़बड़ी है। समझ में आ रहा है? इसलिए पैरा एक्सियल वर्ड यूज किया। क्लियर? अब एक हाई फाई वर्ड यूज करके ना तुम्हें डरा दिया गया और कुछ नहीं। 4 कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा हो, ईमानदारी से बताना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पुराने किसी टॉपिक पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको अगर ढंग से जाग के पढ़ना चाहो तो सीख भी जाओगे, और अच्छा खासा स्कोरिंग टॉपिक भी है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा रोल आएगा वो भी यही टॉपिक है। तो फोकल लेंथ की एक वैल्यू आई क्या? पी एफ। मैं इसको जूम आउट कर दोगे थोड़ा सा? ठीक है, सबको विजिबल है?
तारा सिंह, आपके टीवी के एडवर्टाइज की तरह आ रहे हो जा रहे हो, क्या क्या हो रहा है ये? आई गेस सबने छाप लिया। छापो छापो। आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन। सब बढ़िया। सुबह आए थे नहीं आए थे आज? चलो, अगर बच्चों इस स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल सॉरी अपर्चर बहुत कम हो, अपर्चर बहुत कम हो, इफ aperture is very low, मतलब कि कितना बहुत छोटा सा हो, है ना, बहुत छोटा सा सेक्शन ले, तो उस केस में ज़रा सोच के बताओ, क्या ये एंगल आई बहुत कम नहीं हो जाएगा? अपर्चर छोटा मतलब एक मिनट के लिए मान सकते हो मिरर भी बहुत छोटा सा, तो यानी ये लाइट रे एग्जैक्टली कुछ यहीं पे इंसिडेंट कर रही होगी, ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से पास कर रही होगी, तो ये एंगल आई कितना कम हो जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो उस केस में बोल सकता हूँ क्या मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, याद आ रहा है कुछ, और कॉस आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ये भी होता है, ठीक है? तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ पी एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू, दैट इज आर बाई टू। इस केस के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ क्या होता है? आर बाई टू, ठीक है? जब न्यूमेरिकल जब अपर्चर बहुत कम हो, ठीक है ना, उस केस के लिए होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू। जैसा कि मैंने कहा था, यही डेरिवेशन मैं एक दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। फिर से एक स्फेरिकल मिरर, एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक पोल, एक इंसिडेंट लाइट, एक इंसिडेंट लाइट, एक रिफ्लेक्टेड रे,
एक नॉर्मल लाइन, ठीक है। इन सब के नाम दे देते हैं, वही पुराने नाम दे दो। ये R, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं F, इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N, ये P है ही। यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ A, ठीक है। क्या पहले की तरह ये वाला एंगल I, तो ये भी एंगल I हो जाएगा, और ये एंगल I तो ये भी एंगल I। रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस अकॉर्डिंग ये बात बोल सकता हूँ कि RF इज इक्वल टू NF? RF इज इक्वल टू NF क्यों? अगर एंगल I बराबर है दोनों तरफ तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, और इसकी वजह से दोनों बराबर होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस MN लाइन को नीचे लाते जा रहा हूँ, नीचे लाते जा रहा हूँ, नीचे लाते जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं जा करके एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये NP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NA हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगा, तो क्या मैं यहाँ से एक बात समझ सकता हूँ, NP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NA, ठीक है। और दूसरी बात सोचो, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं FN विल ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP? बोलो, जब बहुत ज़्यादा ये पास आ गया तो मतलब ये लाइट रे यहाँ से कहीं से पास हो रही होगी, येलो वाली, और ये थोड़ा सा नीचे से, कुछ मिलीमीटर्स का डिफरेंस होगा, लगभग तो बराबर ही होंगे, अप्रॉक्सीमेट तो इक्वल होगा। तो जिस सिचुएशन में ये लाइट रे बहुत ज़्यादा इसके पास आ गई, वहाँ पर क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, मतलब FN इज इक्वल टू FP? और मुझे एक बात और पता थी, FN, इसको मैं NF की जगह FN ही लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। FN इज इक्वल टू RF, ये मुझे पहले से पता थी। क्या FP को मैं एक नाम दे सकता हूँ, FP इज इक्वल टू फोकल लेंथ, मैं स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूँ, और RP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कर्वेचर R से डिनोट कर रहा हूँ। अब मुझे ये पता चल गया, अगर RF इज इक्वल टू FP हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फोकल लेंथ भी और ये भी फोकल लेंथ, दोनों की वैल्यू सेम लिख सकता हूँ? तो क्या FP, कहाँ लिखा था अपन FP, ये रहा, FP इज इक्वल टू FN और FN इज इक्वल टू RF, तो क्या ये तीनों फोकल लेंथ के बराबर हो गए? और इस सिचुएशन में RP कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ FN, दैट इज R, और यहां से आ गया 2F इज इक्वल टू R, ठीक है। पर यहां पर भी अपन ने एक चीज सिचुएशन ली, एज्यूम किया, क्या बहुत ज़्यादा पास हो, मतलब ये वही का सेम काम, अपर्चर अगर बहुत कम है तो। आज मैं पेज फाड़ने के लिए पूरा रेडी बैठा हूँ, कोई तो मिलेगा, कंफर्म है। कोई है क्या? कोई? चलो इसके नेक्स्ट टॉपिक में पेज फाड़ेंगे, लिख लो। बालक क्या लिखा उसने देखना एक बार। अरे उधर लिखा भी है मैसेज में, देखो ना लास्ट मैसेज क्या है। सर समझ नहीं आया?
देखो फिर से देखो, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों लाइन बराबर होंगी, आर एफ इज इक्वल टू एफ एन, ये तो एग्री करते हो? ठीक। अगर ये लाइट रे धीरे 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 नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या ये एफ एन एफ पी के बराबर नहीं हो जाएगा? मानते हो? और सीधी सी बात, अगर एफ एन एफ पी के बराबर हो गया और एफ एन पहले से इसके भी बराबर था तो ये दोनों बराबर हो गए, खत्म कहानी, हो गया। ये तो लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ गुड़िया, हाँ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा, मतलब सीधी सी बात बोल सकते हैं अपर्चर बहुत कम हो, तभी बोल सकते हैं आर इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। वरना क्या फॉर्मूला है फोकस का? आर माइनस आर बाई टू कॉस आई, ठीक है, एक्चुअल फार्मूला यही है इसका। तो आप इसको अगर मान लो कभी फोकस पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, तो आप ऑप्शन चेक करना, अगर वहां पर दोनों आंसर्स प्रेजेंट हो, आर इज इक्वल टू एफ बाई टू वाला भी और आर इज इक्वल टू एफ, सॉरी एफ क्या बोल रहा हूं मैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू प्रेजेंट हो, माइनस आर बाई टू कॉस आई वाला, तो आप हमेशा किस पे जाओगे? टू कॉस आई वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना। इजी। हाँ अगर नहीं प्रेजेंट हो तो फिर एफ बाई टू वाले पे चल जाना। कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे। तो पहली बात तो यह ध्यान रखना कि सारे डिस्टेंसेस मैं कहाँ से कैलकुलेट करूँगा? पोल से। इसको आप वैसे ही समझ के चलो जैसे आप अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, ओरिजिन से सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, वैसे यहाँ पर सारी डिस्टेंस हम लोग पोल से कैलकुलेट करेंगे, चाहे हाइट हो, चाहे लेफ्ट साइड, चाहे राइट साइड, ठीक है ना। तो हमारे लिए एज अ ओरिजिन क्या है? पोल है। ठीक, शुरू करते हैं। लिखो साइन कन्वेंशन फॉर साइन कन्वेंशन, बस साइन कन्वेंशन लिखो। पॉइंट वाइज लिखना। पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, all distances are measured from the pole, all distances are measured from the pole. Second point, distance measured in the direction of incident ray, distance measured in the direction of incident rays are taken as positive. ये ध्यान रखना, इस बार अपन ने क्या बोला है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं पॉइंट। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। देखो अभी से पहले हम लोग एक रूल लेकर चल रहे थे कि लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, राइट साइड मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है अपन को। जिस डायरेक्शन में मेरा इंसिडेंट हो, जैसे कि मान लो इस डायरेक्शन में मेरा इंसिडेंट रहे इस बार, तो मैं ये वाली डायरेक्शन कैसे लूँगा? पॉजिटिव, और इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। क्लियर हुआ? अगर यही इंसिडेंट इस तरफ होता, इस तरफ होता, तो मैं ये वाली डायरेक्शन लेता पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन कैसे लेता? नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो सारी कहानी इस बार किस पर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। क्लियर रहेगा? अगर चाहो तो छोटा सा डायग्राम बना के दिखा सकते हो, उसमें कोई एक डायरेक्शन दिखा देना, दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नहीं चाहते डायग्राम बना के दिखाना? चाहते हो तो बना। चलो थर्ड पॉइंट, ये तो फालतू पॉइंट है। डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज
distances above the principal axis taken as positive and below negative. ये एज इट इज़ वैसा ही है वाई एक्सेस वाली कहानी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, बस एक्स एक्सेस वाली कहानी में थोड़ा सा अपन ने चेंज किया है। जिस तरफ इंसिडेंट रे हो उस डायरेक्शन में अगर आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसा लोगे, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। क्लियर है? अब थोड़ा सा रूल्स फॉर रे डायग्राम्स देख लेते हैं, पहले लिखवाता हूँ फिर समझा देता हूँ। एज यूजुअल बॉटम से स्टार्ट करें तो बॉटम से पढ़ेंगे। रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, फर्जी फर्जी रूल्स हैं, लिख लो, आधे से ज़्यादा तो तुम लोग ही बता दोगे मुझे। लिखो पहला, अ रे इनिशियली parallel to the principal axis, a ray initially parallel to the principal axis is reflected through the focus of the mirror and vice versa, and it's vice versa। अगर फोकस से आके रिफ्लेक्ट हुए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अब तो तुम लोगों को फोकस की कहानी थोड़ा बहुत समझ में आती होगी यार, सब 12th क्लास में हो मेरे हिसाब से, है ना? कोई है जूनियर? और सब मैथ्स पढ़ के आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब ने वहाँ इलिप्स को भी देखा था, याद है? उसमें फोकस हुआ करता था, क्या होता था, ए इंटू ई कॉमा 0, ए इंटू इसेंट्रिसिटी करते थे ना, इल्ले, है ना? तो बेटा अगर याद करो तो सर्कल इज ऑल्सो एलिप्स जिसके मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बराबर हैं, तो क्या उसमें भी एक फोकस एग्जिस्ट करेगा? और ये मैंने जो अभी फोकस निकलवाया था ये क्या था, वही फोकस था, ठीक है? सेम फोकस है ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, अ रे passing through the center of curvature a ray passing through the center of curvature is reflected back along itself। लास्ट में लिख दो उल्टे पैर, लिखो उल्टे पैर, हाँ लिखो उल्टे पैर, उल्टे पैर, चुड़ैल उल्टे पैर वाली नहीं है। चलो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो उल्टे पैर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्त हम तुम्हें समझाना चाहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की कहानी। मैंने कहा था प्रूफ करूंगा, वो बहुत टेंशन में बैठा यार, क्या हो गया तुम्हें? बेटा मैं फेस रीडिंग जानता हूँ, पता नहीं है क्या तुम्हें? फिर क्या हो गया, सब ठीक है जीवन में? काला बाजारी ज़्यादा नहीं चली या क्या आज? अरे आ गई आज, चलो बस तो अभी से लूट सकते हो तुम लोग, ठीक है? हाँ चलो बच्चों यहाँ देखो, अगर एक बात बताओ बच्चों, इस लाइट रे को मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूँ, कौन सा, येलो वाली लाइट रे MN वाली को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दो, क्या होगा? लाइट पास होगी कहाँ से? फोकस से, सिंपल सी बात थी, कॉमन सेंस। और नीचे कर दूँ, थोड़ा सा और नीचे ले आऊँ, अब भी फोकस से, एग्जैक्टली इसके ऊपर कर दूँ तो फोकस से, अच्छा ना, वो तो कहानी बिगड़ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से पास कर दूँ तो भी फोकस से,
एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आई तो भी फोकस से मतलब ये इसी के ऊपर उल्टा चली गई, हाँ या ना? तो क्या सेंटर से जो पास होगी वो भी उल्टा जाएगी? वो भी तो प्रिंसिपल एक्सिस था, मैंने यही तो समझाया था। हर वो लाइट रे जो सेंटर से पास हो रही है, हर वो इमेजनरी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, मेरे लिए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से कोई भी लाइट रे गई तो क्या करेगी वो? उल्टे पैर वापस आएगी। रीजन समझ आया क्यों? दूसरा तरीका भी है इसको समझने का, या नॉर्मल के अलोंग कोई भी लाइट रे भेजोगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। एंगल आई जीरो तो एंगल आर भी कितना? जीरो, इसलिए उल्टे पैर वापस आते हैं। दूसरा समझ लो, ठीक है? तो नॉर्मल के अलोंग कोई भी लाइट रे जाएगी तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों जीरो, तो उल्टे पैर वापस आ गए। क्लियर हुआ यस और नो? समझ है क्यों सबको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था? हुआ क्लियर? ये तो क्या है, फिजिक्स की शुरुआत के टाइम में एक नाम दे दिया गया, देखने में डिज़ाइन अच्छा लगता था इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया गया, जो बीच में बन रहा है। वरना प्रिंसिपल एक्सिस की रियलिटी में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, नॉर्मल लाइन से काम हो रहा है, ज़रूरत क्या थी? समझने में इजी रहता है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस। रियल मिरर जब भी तुम उठाओगे ना तो वहाँ पर कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढते फिरोगे तुम? अच्छा, अगर यही मिरर एक प्लेन मिरर होता तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आती? डबल जीरो, इनफाइनाइट। सोचो क्यों? आप इस सर्कल के रेडियस, इस स्फीयर के रेडियस को बड़ा करते जा रहे हो, बड़ा करते जा रहे हो, बड़ा करते जा रहे हो, इतना बड़ा कर दिया कि इनफाइनाइट हो गया। तो बेटा जब इनफाइनाइट होगा तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिखेगी। तो प्लेन मिरर वही तो होता है कि स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। और रेडियस इनफाइनाइट तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट, ठीक है? तो एक प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अरे इंसिडेंट, अरे इंसिडेंट एट द पोल is reflected symmetrically। सोचो क्या फालतू रूल है ये, क्या बताया मैंने? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना? तो क्या फॉलो करेगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो आपको खुद को भी पता था, नॉर्मल लाइन के लॉन्ग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। और ये सारे जो लॉज बनाए गए ना, ये कोई लॉज नहीं है, ये सब एक ही बात को प्रूव करते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना? ये जो चारों पॉइंट मैंने बताया, एक्चुअली तीन बताए, पहले वाले में वाइस वर्सा कर दिया, ये सारे पॉइंट तभी ट्रू हैं जब वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को प्रूव कर रहे हो, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। इनका डायग्राम फाइग्राम बना के बताऊं कैसे पैरेलल गई तो फोकस से पास हो गई? जरूरत है कोई हमारे बीच? नींद आने लग गई तो फिर? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हो ईमानदारी से मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोलना जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कोई भी? ईमानदारी से बोलना। ज़्यादा हाईफाई हो गया? मेरे हिसाब से तो मैं 10th क्लास पे ही हूँ, है ना? तो नहीं है ना हाईफाई? चले आगे। तो फिर इसी बात पे हम लोग डिराइव कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। देखो टॉपिक का नाम मिरर फॉर्मूला, ये भी दो तरीके से डेफिनेशन बताऊंगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता था? क्या 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 सही बोल रहे हो, बोलो। करेक्ट। चलो, तो बच्चों पहला एक रे डायग्राम बनाते हैं और उससे अपन मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो पहले बच्चों वाला तरीका बताऊं या डायरेक्ट बड़ों वाला चलेगा?
अब तो पहचान रहे हो ना कौन सी चीज़ क्या बना रहा हूँ। पोल, ये मान लिया मैंने अपना सी, ठीक है। और अब बच्चों एक पंगा है कि आपको इमेज तो मैंने बनानी सिखाई नहीं, तो कैसे बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। मेरे को एक तरीका समझ में आ रहा है, मैं उससे कर लेता हूँ। मैंने मेरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इमेजिन किया कि कोई पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो कहीं पे यहाँ पर रखा, मुझे पोजीशन नहीं पता, वो कहीं यहाँ रखा हुआ है। और इसको नाम देते हैं ओ। यहाँ से एक लाइट रे गई और वो इंसिडेंट होगी कहाँ पर, मिरर पे। ठीक है, मिरर पे इंसिडेंट हुई। ये ओ पॉइंट था और इस एंगल को नाम दिया अल्फा, ठीक है। अब ये लाइट रे कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक करेगी ना बच्चे, कहीं से तो बाउंस बैक करेगी। कहाँ से करेगी? लेट अस सपोज ये लाइट रे कहीं यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, कहीं यहाँ पर बाउंस बैक कर रही है, और यहाँ पर ये एंगल बना रही है गामा, ठीक है, अल्फा एंड गामा। पर एक लाइट रे से कभी इमेज बन सकती है क्या? नहीं, दूसरी भी चाहिए। तो लेट अस सपोज दूसरी लाइट रे को मैं इसके पैरेलली चिपका दूँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट साइज ही ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली भेज दिया तो ये यहीं से वापस भी आ गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइट रे कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पर। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट तो पॉइंट साइज इमेज, इस जगह को मैंने क्या नाम दिया? आई, ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक। अच्छा, ये लाइट रे जो बेंड हुई, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल लाइन के अबाउट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कर रही होगी, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ तो फॉर्म कर ही रही होगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो क्या मैं यहाँ पर ये बात बोल सकता हूँ, दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और अगर बालकों यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, भाई क्या हो गया, बुरा मान गया क्या? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इसको नाम दे दूं एच, कोई दिक्कत? ये एंगल अल्फा, ये गामा और ये बीटा, सीक्वेंस में नाम दिया अल्फा बीटा गामा। मेरे हिसाब से अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं एम और इसको नाम दे दूं एन, तो सबके नाम पूरे हो गए, ठीक है। थोड़ी सी ज्योमेट्री खेलेंगे हम लोग, तो एक बार मैं चाहता हूँ डायग्राम आप लोगों के पास हो, तो पहले एक बार डायग्राम बनाओ, ठीक है, फिर ज्योमेट्री खेलेंगे। अच्छा, ये याद रखना, मेरी वाली गलती मत करना, एग्ज़ाम में मिरर शेडेड नहीं होगा तो मार्क्स पूरे गिर जाएंगे सीधे एक साथ, ठीक है। मिरर शेडेड होने चाहिए। और ट्रैवलिंग लाइट रे होती है, उन पे एरोस, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है।
इजी। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इस डायग्राम को छेड़ दूं तो क्या मैं आप लोगों को बचपन की तरह वैसे बताऊं कि एंगल एम एन आई ये होगा तो ये इतना होगा, ऐसे बताऊं, या डायग्राम में सब कुछ बना दूं? समझ पाओगे? पक्का? तो मुझे फटाफट सोच के बताओ, अगर ये वाला एंगल गामा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस गामा। तो अगर मैं ट्राइंगल सी आई एम की बात करूं, ट्राइंगल सी आई एम की बात करूं, तो ज़रा देख के बताओ उसमें 3 एंगल्स हैं, कौन कौन से? थीटा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस गामा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम यही होता है। आता हूँ, बता रहा हूँ। रेस 180 से 180 गुजर गया, यहाँ से मेरे पास निकल के आया बच्चों, मैं थीटा निकालना चाहता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा बचेगा। बोलो। कुछ नहीं, इस गामा को उधर भेजा तो प्लस का हो गया और ये बीटा उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, क्लियर? ऐसे बच्चे अगर ये वाला एंगल बीटा अगर ये वाला एंगल बीटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा, है ना? 180 माइनस बीटा। तो अगर मैं 180 माइनस बीटा प्लस एल्फा प्लस थीटा करूं तो ये कितना आएगा इस ट्राइंगल में? ये भी 180 होगा। 180 से 180 गुजर गया और यहां से निकल के आया मेरे पास अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा की वैल्यू वहां से चिपका दूं, ऊपर से कितना है? गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। देखो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 2 बीटा। दिस इज माई इक्वेशन 1। मेरा पहला अचीवमेंट मिल गया मुझे। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत थी। क्लियर? एक बात बताओ, अब मैं इन ट्राइंगल्स को पकड़ता हूँ, एक एक करके सारे ट्राइंगल्स को पकड़ता हूँ। पहला देखो, क्या मैं 10 गामा निकाल सकता हूँ? आप लोग मुझे बता सकते हो 10 गामा कितना आएगा? देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने बोला h अपॉन, आप लोग बोलोगे सर ये तो एन आई होना चाहिए, लेकिन मैं एन आई नहीं दूंगा नाम। रीज़न समझो क्यों। अगर इसका अपर्चर बहुत कम हुआ तो क्या मैंने पहले भी प्रूफ किया था अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले केस में कि ये एन आई पी आई के बराबर होता है ना? तो इफ अपर्चर इज वेरी लो देन एन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई, है ना? तो h अपॉन, क्या मैं इसे पी आई बोल सकता हूं? और मैंने ये बात और कही, अपर्चर बहुत कम है तो 10 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता था, तो क्या मैं इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा बोल सकता हूं? इजी सी बात। दूसरी बात, अगला निकालो 10 बीटा, बोलो कितना आ रहा है? h अपॉन पी सी, या पी सी, है ना? और इसको भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? बीटा। और तीसरी बात देखो, 10 अल्फा कितना आ जाएगा? h अपॉन पी ओ, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। इजी। ये मेरा बन गया इक्वेशन 2। मुझे यही 2 अचीवमेंट चाहिए थे, पहला वो, दूसरा ये। अब तीसरी लास्ट एंड फाइनल बात, मुझे सारी डिस्टेंसेस कहाँ से कैलकुलेट करनी है वालों को? पोल से। फिर मैंने साइन कन्वेंशन में बात की थी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लूँगा? नेगेटिव, और उसी की डायरेक्शन को क्या लूँगा? पॉजिटिव। तो मुझे ये स्लाइटली समझ में आ रहा है कि लाइट रे इधर की तरफ जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी?
नेगेटिव। तो पोल से इमेज की डिस्टेंस, इसको मैं नाम दे रहा हूँ v। कैसा लूंगा? माइनस। समझ आया क्यों? इस तरफ था। पोल से सेंटर की डिस्टेंस, ये भी इधर कैलकुलेट की, क्या नाम दे? माइनस का r। और लास्ट में बेटा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इसको क्या नाम दे? माइनस का u। क्लियर है ये तीनों बात? हाँ यार, सिंपल। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं u क्या है v क्या है ना? तो पहले ये बताओ, पहले ऑब्जेक्ट आएगा या इमेज? ऑब्जेक्ट। पहले अल्फाबेट में u आता या v? तो ऐसे याद रखना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v। ध्यान रहेगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज चिपकाता हूँ और सॉल्व करते हैं। भाई जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन हो रहा है, बुरा मान गया क्या? चलो, तो देखो अल्फा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, h अपॉन पी ओ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो निकाल चुके, कितना? माइनस का u, है ना? ये मैं इसी इक्वेशन 1 को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 की वैल्यू रखते जा रहा हूँ इसमें। प्लस गामा की वैल्यू जरा देख के बताओ, h अपॉन पी आई। और पी आई मैं निकाल चुका हूँ कितना? माइनस वी। आराम से डायग्राम देखो बिना उबासी लिए, ठीक है? माइनस का v। और बालक लास्ट में इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो बीटा कितना दिख रहा है आपको? h अपॉन माइनस का r। और एज यूजुअल मैं पहले एजम्पशन ले चुका हूँ कि अपर्चर बहुत कम है। अपर्चर कम है तो क्या मैं रेडियस को 2f लिख सकता हूँ यहाँ पर? चलो, पहले तो सबके माइनस उड़ गए और सबका h खत्म हो गया। ये h गया, ये h गया, ये h गया, सबके माइनस भी खत्म हो गए। फाइनल 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन 2f लिख सकते हैं। 2 से 2 गुजर गया तो क्या बचा? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये स्टैंडर्ड फार्मूला निकालने का तरीका है, जहाँ पर मैंने कहीं पे आपको ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखा है, ठीक है ना? बिना किसी पोजीशन के हमने इसे सॉल्व किया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है निकालने का। बाकी दूसरा मेथड भी देखेंगे, बच्चों वाला मेथड, वो भी सिखाऊंगा। चलो छापो। क्या हो गया? ये नहीं छापना? दूसरा वाला मेथड लेंदी आएगा बालक, लेंदी बहुत आएगा, बट ठीक है। वो ट्राइंगल की सिमिलरिटी करूँगा, फिर उससे निकालूंगा। अच्छा, मैं ये चैप्टर बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी टाइम लेने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जैसे इस थर्सडे को क्लास है तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट थर्सडे को है आपकी, ठीक है? तो इसका मतलब मैं ये नहीं है कि आप लोग बस छोड़ के बैठ जाओ। ऑप्टिक्स को डेली आपको देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक एटलीस्ट रिवाइज करके रखना कि अपन ने क्या पढ़ा है, तो फिर आप आगे कुछ सीख पाओगे, वरना फिर ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक? वैसे अपनी वीक में 2 क्लासेस होगी, एक क्लास संडे को भी होगी, बट इस संडे को नहीं रखा है मैंने, ठीक है? भूल जाओ संडे की छुट्टी उट्टी कुछ। हाँ,
हाँ गेट आउट गेट आउट। वैसे भी तुम आज पाकिस्तान का झंडा सा कुछ पहन के आए हो। एक्चुअली में गूगल पे सर्च करो भिखारी, इमरान खान को कटोरे लेके ऐसे बैठा बैठा हुआ दिखा देते थे। पहली फोटो वही मिलेगी, तुम सर्च करके देखो ये सब। मैप ऑफ डॉग पर सर्च करो। हाँ तो ये सब रियल में है। क्या नहीं मिला? पहली फोटो ही वही मिल रही होगी। हाँ अच्छा इडियट में, हाँ भिखारी सर्च करो, इमरान खान दिखा वो। हाँ देखो कटोरा लेकर। अच्छा वो तो बहुत तुम लोगों ने सर्च किया होगा, डू अ बैरल रोल। क्या है वो सर्च कभी? वो तो अब कहाँ है, हट गया ना। उस टाइम पे था, थेनोस से सर्च करो तो ही हो जाता था वो थेनोस सर्च करते थे उसमें, फिर वो थेनोस के उस पर हाथ पे क्लिक करते ही वो आधा गूगल गायब हो जाता था। तारा सिंह ने क्या ही क्लास लिया आज की, गायब ही है वो जब से आई है। चलो डन, इजी। दूसरा मेथड सीखें? सीखना है चाहते हो या ये काफ़ी है, सफिशिएंट है? वो लेंदी है लेकिन सो है, बच्चों वाला लेवल है, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी वाला। कितने बच्चों को ये वाला मेथड डिफिकल्ट लग रहा है ये बताओ, तो वो सिखाऊंगा। लेंदी तो है लेकिन वो ईजी है कोई जिसको डिफिकल्ट लग रहा हो? कोई भी? मेरा मन रखने के लिए हाँ मत करना। अक्षिता इधर। हम मिला मैप तुम्हें? मैप मिला? देखा, मैंने कहा था ना वही ढूंढने गया। चलो अच्छा, एक काम आप लोग कर सकते हो, एक छोटा सा काम अगर मैं चिपका दूं, इमेज फॉर्मेशन। क्योंकि देखो जो बच्चे जेई के लिए कर रहे हो उन बच्चों को इमेज फॉर्मेशन जो बेसिक वाले हैं ना, कि 2F पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ से पास होगा और ये सब, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं ट्रिक से सीधा सीधा याद करा दूंगा। और जो बच्चे बोर्ड के लिए कर रहे हो उनके लिए अच्छी चीज़ है, बोर्ड से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं आती। लेकिन फिर भी एक बार देखना ज़रूरी है, तो अगर हो सके तो 10th क्लास की मेरी वीडियोस डाल रखी है, उसमें एक बार इमेज फॉर्मेशन देख सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, पक्का ना? देख लोगे? चलो, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू।